वीडियो में कर लिया स्टार्ट? चलो ठीक है, बैठो। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 मैं करवा चुका हूँ आप लोग को। मैंने आपको ये कहा था उसके नोट्स बना लेना, प्लस मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चन आंसर जो है उसके कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से करो ट्राई। कम से कम 3-4 पेज क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं आपको, लिखने हैं उसमें, ठीक है। जिन बच्चों ने लिख लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेना। अब मैं यही करूँगा ऐसे कि मान लो काफ़ी लंबा पीरियड होता है हमारा, करीबन 1.5 घंटे का पीरियड है, तो 1.5 घंटे में से मान लो कि 15-20 मिनट पूछने का हो जाएगा, 15-20 मिनट तुम्हें पढ़ाया जाए, 15-20 मिनट नहीं, लगभग तुम्हें पौन घंटे के लग पढ़ाया जाएगा, 50 मिनट के आसपास मान लीजिए। और उसके बाद जो समय बचेगा 15-20 मिनट, उसमें मैं कॉपी चेक कर लूँगा आपकी, ठीक है बेटा। तो ये काम मैं कर लूँगा। चलिए अब देखिए, अब है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल और गति। चलिए पहला क्वेश्चन आप ही लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाई फोर्स? बल से आप क्या समझते हैं? कौन बताना चाहेगा? 1 2 चलो तुम बताओ। ठीक है, काफ़ी हद तक 80% ठीक है। और कुछ? बैठो, बता रहे हो? चलेगा, इससे बेटर ये है, बैठो। ये तो आपने बताया ना कि मतलब बाद में आता है जो, और कुछ इसमें ऐड कर सकते हो? इन्होंने ठीक बोला है, इन्होंने कहा है, हिंदी में बोला इन्होंने कि बल वह कारक है जो कि किसी भी विराम की अवस्था में लगने पर उसे गति प्रदान करता है, यही तो बोला है ना। और कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें, थोड़ा सा इम्प्रूव करो। हाँ बताओ। हाँ ये ज़्यादा बेटर है, क्या नाम है? धीरज ने ज़्यादा बेटर बोला। बैठो, इन्होंने एक चीज़ में ऐड और करी कि प्रयास करता है, ठीक है नहीं, यानी कि ध्यान देना, अगर मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, तो मुझे पता है दीवार तो हिलेगी नहीं, लेकिन अब भी मेरे द्वारा फोर्स में लगाया जा रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज क्या आएगी? द फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, या ऐसा भी कह सकते हैं द फोर्स इज एनी पुश एंड पुल। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब अपनी ओर खींचना। विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी, या तो चेंज कर देगा पोजिशन में या चेंज करने का प्रयास करेगा। तो टेंड टू चेंज द पोजिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि प्रयास जो करेगा वो शब्द भी आपका आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एक बच्चा दीवार पे जोर लगा रहा है, उसका के द्वारा बल लगा है कि नहीं लगा है? बिल्कुल बल लगा है, हालांकि भले डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया उसके द्वारा, बट देयर इज ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स। क्लियर? आगे बढ़े, है ना? तो फोर्स समझ गए ना? एनी पुश एंड पुल विच आइदर चेंज और टेंड टू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी। अब पोजीशन 2 प्रकार की उसकी हो सकती है, या तो रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, ऐसे रुका हुआ है अभी, हम धक्का दे के मोशन में ला सकते हैं, या हो सकता है कि ये मोशन में हो और हम बल लगा के इसको रोक दें। जैसे आप कार में चल रहे हो, कार में ब्रेक जो लगता है, ब्रेक में क्या होता है? ब्रेक इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। ब्रेक लगाकर हम क्या करते हैं? उसे रोक देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। अब जो चीज़ दूसरी इन्होंने बोली थी, ये आ जाएगा, फोर्स को दिखाते हैं कैपिटल M से, एंड फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला होता है आपका, फोर्स F इजिकल टू ma। फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, इसका सिंबल है कैपिटल N, यूनिट या ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और इसका सिंबल है N। एक क्वेश्चन जो कई बार 1 नंबर पे आता है, लिखो 1 न्यूटन इजिकल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। एन लिखो, डाइन जो होता है ये सीजीएस मात्रक होता है आपका, किसका? फोर्स को नापने का, ठीक है बेटा। कभी कभी 1 नंबर पे पूछता है, जैसे मैंने तुमको बताया था 3 टाइप के होते हैं आपके। एक सिस्टम है MKS जो SI भी होता है, जो हमको इसी में सारी चीज़ें करनी होती है, बट इसके अलावा 2 और सिस्टम होते हैं, एक CGS होता है, एक FPS होता है। तो कभी पूछ लेते हैं आपसे, है ना? तो ये याद रखना 10 की 5 डाइन, ये CGS सिस्टम है, ठीक है बेटा, लिख लो। ठीक, अब एक चीज़ और समझो इसमें, एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जिसके सापेक्ष हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। जैसे कि समझना,
अगर मैं बोलूँ कि मैं स्थिर अवस्था में रुका हुआ हूँ, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस ज़मीन के रिस्पेक्ट में। ठीक, अगर मैं किसी बस में चल रहा होता, अब ध्यान देना, देखो ये कोई बंदा है लेट, ठीक है, मैं ऊपर ही चल रहा हूँ, फिलहाल दिखा रहा हूँ इसे, ये बस के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक, अब बस के रिस्पेक्ट अगर मैं बस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूँ तो ये स्थिर अवस्था में है, और अगर ये बस मूव कर रही है मैं रोड के सापेक्ष जिसे मानूँ, अगर बस मूव कर रही हो तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे में, तो बस अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये स्थिर अवस्था में है। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम रोड मान लें तो ऐसे में किस में, मूवमेंट की अवस्था में। जैसे मैं अपनी बात करूँ, फिर से मैं एक बार आ रहा हूँ, इस फर्श के रिफ्लेक्स में मैं स्थिर अवस्था में हूँ, बट अर्थ घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में देखूँ तो अर्थ घूम रही है, तो मैं भी क्या अर्थ के साथ घूम रहा हूँ, तो सन के रिस्पेक्ट में तो मैं क्या हूँ, मोशन की अवस्था में हूँ। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, समझ में आ गया। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी कैलकुलेट द मोशन और स्टेशनरी क्या जाएगा, स्टेट। क्लियर, तो ये ज़रूरी चीज़ है। और समझो, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है, रुका हुआ है, या कि वह वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है, या तो वो स्टेशनरी है, दो कंडीशन, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है जैसा कि स्टेशनरी है, या वह सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यानी एक समान वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कौन सा है, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। न्यूटन्स के लॉ या लॉ ऑफ मोशन जो है, गति के नियम जो है, ये सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, या तो स्थिर होना चाहिए या उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन बराबर 0। एक्सेलरेशन बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन t। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी बराबर है v1 बराबर v2 तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप इस बुक में पढ़ने वाले हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, यानी कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, या तो एक्सेलरेट करेगा ऊपर की ओर, स्पीड बढ़ेगी, या एक्सेलरेशन जाएगा डाउन की ओर जब वेलोसिटी घटेगी, ऐसे में से बोलेंगे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। न्यूटन्स के लॉ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर लागू नहीं होते, सब ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही चाहिए, तभी काम आगे बढ़ेगा। क्लियर। चलो आगे देखो। और एक चीज़ समझने के लिए आप समझ सकते हो, देखो दो टाइप की चीज़ें होती है फिजिक्स में, हम पढ़ते हैं ना। एक तो होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि जब हम मोशन का अध्ययन तो करेंगे बट विदाउट रेफरिंग इज कॉज, हमें उससे मतलब नहीं किस फोर्स से उत्पन्न हुआ है, बस मोशन को पढ़ना है हमने। एक बस आ रही है, उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई, बाद में क्या थी, ओके, क्या कॉज है उससे मतलब नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। बट अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूंगा तो डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन एज वेल एज इट्स कॉज, कि कॉज क्या है, कितना फोर्स लगा है, किस फोर्स से उसका मोशन आया है। तो दिस आर डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। यहाँ पे हम डायनेमिक्स चल रहे हैं, फोर्स का अध्ययन हो रहा है ना, दिस डायनेमिक्स। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, इतना डीप आपसे शायद ना पूछे। क्लियर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड फोर्स, दो चीज़ क्लियर। आगे बढ़ो। अब आया बढ़िया टर्म इनर्शिया, जड़त्व हिंदी में। अब यहाँ से तुम्हें समझना है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट। कोई बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? किसी को आता है बेटा जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं? तभी तो लॉ में आओगे, तो आसान है यार। नाम देखो, जड़त्व बताओ बेटा। सर वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें फोर्स लगाया जाता है। कुछ और कुछ सर क्योंकि मैं एग्जांपल के उसमें बताता हूँ, जैसे कोई बस है सर, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे आ रही है,
तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया वो चलती रहेगी, अगर उसे फोर्स लगा के ब्रेक लगा के किसी भी तरीके से रोका ना जाए। कुछ ठीक है, समझ गया मैं। तुम जो कहना चाह रहे हो समझ रहे हो, पर शब्दों में नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, क्या नाम है? ठीक है गौतम, बैठो। ठीक है, कोई बताना चाहेगा इसे? हाँ हाँ, बैठो बैठो, ये तो कुछ और है, ये तो ठीक है। चलो मैं आ रहा हूँ इसमें। इनर्शिया जड़त्व का मतलब नाम से पढ़ो, जड़ रहने की प्रवृत्ति, जैसे हो वैसे बने रहो, इस प्रवृत्ति को बोलते हैं इनर्शिया। पहली चीज समझना, इनहेरेंट है प्रॉपर्टी। बताता हूँ क्या इनहेरेंट का मतलब, अंतर्निहित। इसकी डेफिनेशन आएगी, इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय द वे क्या है उसमें, है ना, एनी ऑब्जेक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू विच इट मेंटेन्स इट आइदर स्टडी पोजिशन और पोजिशन ऑफ कांस्टेंट मोशन। यानी कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। तो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना, इसे बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, टू मेंटेन इट्स पोजीशन। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब अंतर्निहित, हर किसी के अंदर प्रवृत्ति क्या होती है, पाई जाती है। अगर मैंने इस बुश को रखा है तो ये तब तक स्थिर रहेगा। अब जो दूसरी बात जो भी बोलना चाह रहे थे, जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक खड़ा ही रहेगा आपका। ठीक है बेटा, जैसे कि आप लोग ही देख लो अपने आप, कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो ज़्यादातर लोग क्या तब तक बैठे रहना चाहते हैं जब तक कि उन्हें बोला ना जाए, हाँ भाई जाए काम कर क्या। आधे तो उठेंगे भी नहीं, अरे धीरे धीरे उठ रहे। इनर्शिया है, जैसे हो वैसे ही बने रहने की प्रवृत्ति। ध्यान से देखना, इसे इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, बाद में सर्कुलर मोशन पे आऊँगा मैं जब, तो इनर्शिया फिर कन्वर्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, तो समझते रहना, आसान है, कुछ भी नहीं। ठीक है, टू मेंटेन इट्स पोजीशन, आइदर स्टडी पोजीशन और द पोजीशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये क्लियर? चलिए और देखिए, अब आता है आपका जो न्यूटन्स का लॉ, जो अभी बोलना चाह रहे थे ये, अब यहाँ से स्टार्ट होंगे आप लोग। अब न्यूटन्स के लॉ में आते हैं हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि न्यूटन्स के लॉ आप लोग को आते होंगे। न्यूटन्स ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं आपके, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ लिखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं पहले ना। इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम, इसे कई नाम है। ऑब्लिक तीसरा नाम, गैलीलियो। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा मेरी ऊपर नीचे होगी तो स्पेलिंग गैलीलियो की देख लेना, शायद एल ही होगा लास्ट में। ठीक है, तो न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको साथ साथ लॉ ऑफ इनर्शिया एवं लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है। थोड़ा समझा दूंगा मैं क्यों कहते हैं। देखिए, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, ये भी एक बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया था मोशन का। न्यूटन ने क्या किया, पहला लॉ तो उसी को मान लिया और 2 लॉ अपने उसके साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो 3 लॉ ऑफ मोशन उसके आ गए थे। तो पहला लॉ जो है गैलीलियो ने इससे क्या किया था, फाइंड किया था आपका। ठीक है बेटा, तो कोई बताना चाहेगा? ये तो आसान है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, कौन बताएगा? आसान है, तुम वैसे अभी बता ही रहे थे कुछ कुछ वही तो लॉ है। न्यूटन के नियम नहीं आते तुम्हें? बट आने चाहिए न्यूटन के नियम, क्योंकि न्यूटन के नियम तो क्लास 10th के या क्लास 9th के बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 11th भी नहीं बोलूँगा। बताओ बेटा, आप ही ट्राई करो। सर, कोई वस्तु जो है मतलब अगर कोई आपके रास्ते पे चल रही है तो वो चलती रहेगी अगर उसमें बल लगाकर उसे रोका ना जाए, या फिर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो बिना बल लगाए वो मोशन नहीं करती है। ठीक है, यही है, बिल्कुल सही है, ठीक बोला, बैठो, ठीक बोल रहे हो, यही है। ठीक है, चलिए पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ इसका, और उसके बाद बताऊंगा ये क्या है। इसको मैं फिर शब्द चेंज करके बोलूँगा दोबारा। तो पहला सिंपल जो लॉ आप पढ़ते हो, एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। कोई भी वस्तु तब तक
गति या विराम की अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल आकर उसकी गति में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है, यानी कि अब मैं लॉ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट है, तुम्हें याद करना है, बिल्कुल आना चाहिए। टू ओवरकम इनर्शिया, देखो मैं चेंज कर रहा हूँ शब्द, टू ओवरकम इनर्शिया एक्सटर्नल फोर्स हैज़ बीन रिक्वायर्ड। इनर्शिया को तोड़ने के लिए बाह्य बल की ज़रूरत पड़ती है। यही तो फर्स्ट लॉ है, बस शब्द हेर फेर और के। इनर्शिया क्या बताया मैंने, अगर ये रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा हमेशा जब तक कि बाह्य बल ना लगे। ठीक है, तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा मुझे इनर्शिया को तोड़ने के लिए। कोई वस्तु का चल रही है उसे रोकने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स टू ओवरकम इनर्शिया। ऐसा भी बोल सकते हैं इस लॉ को, है ना। तो आप लोग जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। पहला वाला सही स्टेटमेंट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। टू ओवरकम इनर्शिया एक्सटर्नल फोर्स हैज़ बीन रिक्वायर्ड। क्लियर, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसके एग्जाम्पल कौन बताना चाहेगा मुझे, इसके व्यवहारिक एग्जाम्पल। तुमसे लॉ से ज़्यादा एग्जाम्पल पूछता है, बताओ एग्जाम्पल बताओ इसका, कौन बताएगा। एनी एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आसान है बेटा, हाँ बताओ। सर जैसे कोई एप्पल टेबल पे रखा है तो वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ये तो ऑलरेडी आ गया बेटो, एप्लीकेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बोल दिया ना। तुम कुछ बता रही थी वो सही है, बताओ। तुमने बोला था अभी 2 मिनट पहले कुछ बोल रही थी, फेमस प्रिफरेंस से बोला था तुमने कुछ, वो यहाँ लागू होता है। चलो बैठो मैं ही बताता हूँ। चलो पहला एग्जांपल इसका क्या आ जाएगा, तब तुम्हें शायद कुछ ध्यान आ जाए। इसका एप्लीकेशन या एग्जांपल पहला है आपका। ठीक है, व्हेन ए रनिंग बस स्टॉप पैसेंजर फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब भी कोई चलती बस में अचानक ब्रेक लगते हैं तो सारी की सारी सवारियाँ आगे की ओर क्या होता है, झटका लगता है। इसका उल्टा भी इतना ही सही है, अचानक कोई गाड़ी एकदम से चल जाए तो पीछे की ओर क्या लगता है, सभी को झटका लगता है। उसका रीज़न क्या होता है, देखिए माना कि ये कुर्सी और ये सवारी बैठी हुई है इसमें, है ना, ये हिस्सा उसका पैर टच है बस से। अगर अचानक बस ने ब्रेक लगा दिए, ठीक है, तो इनर्शिया के कारण हमारी लोअर बॉडी क्या होती है, मोशन में नहीं आ पाती। ऊपर वाली बॉडी देखो, सॉरी, हमारी जो है लोअर बॉडी जो है वो तो ब्रेक के साथ रुक जाएगी, लेकिन अपर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया अभी भी गति में ही क्या होती है, बनी रहती है। जैसे कि मैं चल रहा हूँ बस के साथ, अचानक ब्रेक लगा तो नीचे वाला भाग टच में था तो वो तो रुक गया, ऊपर वाला भाग क्या वो रुक नहीं पाया ड्यू टू इनर्शिया, और मुझे आई की ओर क्या लगा, झटका, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी मूव कर रही है। अचानक कोई बाइक तुमने देखी होगी, अचानक कोई बाइक उठा देता है तेज़ से, तो होता क्या है, नीचे वाला हिस्सा तो बाइक के साथ निकल गया आगे, ऊपर वाला हिस्सा भी क्या है, इनर्शिया पे रुका हुआ है, पीछे को झटका लगता है हमें। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। सेकेंड एग्जाम्पल समझो, ठीक है। वी हिट ए कारपेट विद ए स्टिक टू रिमूव डस्ट। मैंने एक कारपेट लिया, पुराने देखा तुम कारपेट होते हैं जो गद्दे होते हैं कालीन, और डंडे से पीटते हैं उनकी धूल निकालने के लिए। तो होता क्या आपका, जब कालीन में डंडा मारोगे तो कालीन तो पीछे निकल जाएगी, धूल इनर्शिया के कारण वहीं पे क्या होती है, रह जाती है आपकी। कालीन पे तुमने जैसे ये देखो कालीन है, इस पे हिट किया, कालीन तो पीछे हो गई, लेकिन धूल के कारण के अभी भी वहीं पे बने हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया। एग्जाम्पल और ले लो एक, है ना। एक तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, इसका वो कराते हैं। एक गिलास लेते हैं और गिलास के ऊपर एक गत्ता रखा जाता है और गत्ते में रखते हैं हम एक कॉइन, सिक्का। ये पहली प्रैक्टिकल एक्टिविटी 9th में करी होगी तुमने, शायद करवाई हो तो। एक गिलास लो, उसमें पानी भरो, ऊपर एक गत्ता रखो, उस पर सिक्का रखो और यहाँ से मारना है खट करके गत्ते को, तो गत्ता निकल जाता है, सिक्का कहाँ गिरता है, पानी के अंदर। तो सिक्का क्यों नहीं बढ़ा आगे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये तो निकल गया, पर ये जो आपका कॉइन था ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया अपनी पोजीशन में क्या रहा, बना रहा, तो बेस निकलने के बाद नीचे गिर जाएगा। क्लियर। और एग्जांपल समझो, आपने देखा होगा तुम्हें फल वल तोड़ने होते हैं तो पेड़ को हिलाते हैं ऐसे करके। वी शेक ए ब्रांच ऑफ ट्री टू क्या आएगा, टू टेक फ्रूट्स या टू फॉल फ्रूट्स। क्या होता है, माना ये कोई पेड़ ये लगा हुआ है, माने कोई फल लगा हुआ है, लट ऐसे करके मैं, जब तुम इसे हिलाओगे पेड़ को तो ये चीज़ तो हिलेगी टहनी, पर इनर्शिया के कारण ये फल क्या होता है, हिलता नहीं है। तो टहनी हिल रही है और फल नहीं हिल रहा है तो टूट के नीचे गिर जाता है। ये तो शेक कर रहा है ये वाला हिस्सा, लेकिन ये वाला हिस्सा शेक नहीं कर रहा है इसका, तो जब ये टूट के क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो पेड़ हिलाओ, फल गिराओ। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बताओ कोई दिक्कत इसमें, पहला लॉ क्लियर, आसान है मेरे ख्याल से।
इसके एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, लॉ नहीं पूछेगा उतना, इतना एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। आगे बढ़ो। अगला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये थोड़ा सा टफ है, ये टफ है, इसलिए एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल लेगा तो ज़्यादातर सेकंड लॉ पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकल लेने एग्जामिनर आएगा ना जब, तो पूछता है आपसे ये चीज़ें, और सेकंड लॉ ज़्यादा पूछा आता है आपसे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसी को आता है तो बताइए, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये थोड़ा सा टफ भी है। न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण, एनीवन? चलो मैं बोलता हूँ, इसे लिखना है लिख लेना, नहीं तो फिर उस नोट्स तो आपको बनाने ही है ना, वीडियो से आप देख सकते हैं, इसे वीडियो भी चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, कॉमा, एंड इट ऑल्सो हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड इट्स हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लग रहा होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। डायरेक्शन इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है लॉ। और ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये लॉ है और ये पूछेगा भी आपसे, इम्पोर्टेंट, थोड़ा टफ भी आपका। अब मोमेंटम क्या होता है पहले समझ लो, लॉ से पहले। मोमेंटम P, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा संवेग। तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितना इम्पैक्ट कर सकती है, कितना फोर्स लगा सकती है। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कि मास बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से संवेग उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। जस्ट एग्जांपल लो, कोई बंदा जा रहा है, उस पर एक साइकिल ने टक्कर मार दी, ठीक, और दूसरा कोई बंदा उस पर कार ने टक्कर मार दी, तो किस में चोट ज़्यादा लगेगी, साइकिल में या कार में? क्योंकि कार का मास क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है? ट्रक मार दे तो फिर तो आदमी साफ ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है। तो या तो मास बढ़ के मोमेंटम बढ़ जाएगा, या अगर मास किसी का बहुत कम भी और वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। बंदूक की गोली देखिए, मेरे ख्याल चौक के बराबर होती है बंदूक की गोली, पर वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी इंसान को मार सकती है। और गोली किसी को लग गई तो शायद वो मर भी जाएगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो लगाती फोर्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो मोमेंटम दिखाता है कितना इम्पैक्ट कोई चीज़ कर सकती है। आगे बढ़ूँ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, अब देखो। सेकेंड लॉ कहता है, मैंने बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले लिख लेता हूँ, यानी ये कहता है P2 माइनस P1 अपॉन T इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1। चेंज का मतलब है कम ज़्यादा होगा, तो लास्ट में से पहले वो घटा दो। और रेट का मतलब होता है, अगर रेट कहीं भी लग जाए, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहीं भी रेट दिखाई देगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना उसे। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या होता है, तो ब्याज बोलते हैं उसे, है ना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय, कुछ ऐसी होता है ना। तो उसमें भी रेट आता है, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहाँ रेट दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम समझ जाना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही तो है लॉ। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़े। ये क्लियर? मान रखो mv2 लिख दूँ, बिकॉज p इज इक्वल टू mv, अभी अभी बताया मैंने, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास मान लो सेम है, माइनस mv1 अपॉन t इज इक्वल टू फोर्स f। लिखिए, मैंने प्रोपोर्शनल जगह f लगा दिया, ये प्रोपोर्शनल है, बराबर है
चलो एक क्वेश्चन तुमसे पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इक्वल और प्रोपोर्शनल में क्या अंतर है? वेरी गुड, बताओ। हाँ बेटा, जोर से बेटा। मतलब थोड़ा सा अंतर क्या है दोनों में? अनुपानुपाती मतलब वही तो पूछ रहा हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू ये आना चाहिए आपको। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं बताता हूँ, कोई नहीं, इजी है। प्रोपोर्शनल का मतलब है इसके मान को बढ़ने पर इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं एग्जांपल सिंपल लूँ, अगर मैंने कहा a इज प्रोपोर्शनल टू b, इसका मतलब है b का मान बढ़ने पर a का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। चलो मैं से y ले रहा हूँ, जानबूझ के y ले रहा हूँ, मतलब y बराबर ये इधर है, ठीक है, क्लियर। और अगर मैंने बोला, आप देखो अंतर क्या है, y इज इक्वल टू 2b, अब भी सेम चीज़ है, इक्वल टू आ गया, लेकिन अभी क्या है देखो, अभी भी b के बढ़ने पर a तो बढ़ेगा, लेकिन कितना गुना बढ़ेगा यहाँ पे हमें नहीं पता कितना बढ़ेगा। अब हमें एग्जैक्ट पता है कि 2 गुना बढ़ेगा। b के मान को बढ़ने पर y का मान इसका 2 गुना बढ़ेगा। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू 6b, b के मान को बढ़ाए जाने पर y का मान 6 गुना बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शनल में ये तो हमको पता है कि इंक्रीज करेगा, कितना करेगा ये नहीं पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमेशा क्या होता है, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आता है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आया 2, 6, यहाँ पे कांस्टेंट का मान था 1, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है उसे। और कहीं भी ये ना आए तो इसका मतलब कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? 1। अब हमें प्योर पता है कि उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये अब आना चाहिए आपको, भले अभी ना आता हो लेकिन अब ये आना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 था तो मैंने इस तरह से छोड़ ही दिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। इतना क्लियर? चलो m कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। अगर मैं m कॉमन कर लूँ तो बचा v2 माइनस v1 अपॉन t इज इक्वल टू फोर्स f। थोड़ा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी में चेंज अपॉन रेट या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यह बराबर होता है एक्सीलरेशन या त्वरण के। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा, मैं इसे इधर लिख दूँ, f इज इक्वल टू m इंटू ये पूरा मान हो गया a। लिखो, बिकॉज a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t, ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन त्वरण। तो जब पहले सबसे पहले लिखा था मैंने फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से ही आता है, ध्यान रखना। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में कोई दिक्कत आ रही है तो ये टफ भी है, इसमें करना ही पड़ता है। अगर कोई तुम्हें ये बोले, मैं बता रहा हूँ, कई बार कुछ बच्चे भी बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, बोलते हैं फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये सही नहीं है, ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं। न्यूटन सेकंड लॉ वही है जो पहले बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये सेकंड लॉ है, ना कि ये लिखोगे तुम्हें हो सकता है आधा नंबर मिल जाए, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो इसका रिजल्टेंट है जो आया है। क्लियर? तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? सेकंड लॉ से मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी उतनी ज़्यादा मारेगा वो, जो मैंने पहले बताया था आपको। अब इसकी एग्जांपल देखो। एग्जांपल कोई बताना चाहेगा? बताओ। वेरी गुड, बताओ। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या नाम है? धीरज। ठीक है, धीरज से जवाब दे रहा है भाई, वेरी गुड। बैठो धीरज। ठीक है, धीरज ने बिल्कुल सही बोला अभी भी, पिन पॉइंट एकदम। कि देखिए अभी मैंने बताया आपको डेल्टा पी अपॉन टी लिख दूँ, डेल्टा का मतलब P2 माइनस P1, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू F। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जब आपका क्रिकेटर हो या कोई खिलाड़ी हो, जब वो कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे की ओर लेता है। आपने देखा होगा, कभी कैच पकड़ोगे तो हाथ पीछे अपने आप ही आता है नेचुरल। तो हाथ पीछे लगाना क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब बॉल जो आ रही है उसका क्या है, ये P का मान बहुत ज़्यादा है,
तो पी का मान ज़्यादा है तो हाथ में हिट भी उतनी तेज़ से करेगा, वो हाथ में चोट लग सकती है। तो आप लोगों ने हाथ पीछे करके क्या किया, टाइम को बढ़ा दिया। जब टाइम बढ़ेगा तो अपना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। द प्लेयर इज क्या मूविंग हेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टू क्या आ जाएगा, टू एस्केप फ्रॉम द क्या आ जाएगा, फोर्स या एक्सेस फोर्स। क्लियर। और एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो माना कि कोई फुटबॉलर है, उसे मान लो गोल मारना है, तो क्या होता है, भाग भाग के आता है पीछे से, पूरा भाग भाग के आएगा, फिर हिट करेगा लास्ट में बॉल को। क्या हुआ इससे, भाग के क्या हुआ, उसका मोमेंटम बढ़ गया, मास इंटू वेलोसिटी, भाग भाग के आया तो वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम बढ़ गया। जितनी स्पीड से पी आएगा उतना ही फोर्स क्या होगा, बॉल को लगेगा और बॉल शायद गोल की ओर चली जाएगी। इसी तरह से तुम देखते हो कोई भी खिलाड़ी जो है, कोई बॉलर होता है, फास्ट बॉलर होता है, वो भाग भाग के आता है, पूरा रनअप लेता है, वी को बढ़ा जाता है ताकि उसका पी की वैल्यू बढ़ जाए। जब मोमेंटम बढ़ जाएगा तो उतनी हिसाब से फोर्स भी आएगा, बॉल भी इतनी स्पीड से क्या होगी, आए। क्लियर। तो दिस द एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कर लोगे। सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ये पूछा जाता है आपसे, और बच्चे गलत करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों से पूछेगा और आप ही लोग गलत कर दोगे, तो मैं चाहूँगा नंबर ना कटें आपके, इसमें अच्छे नंबर आए। और थर्ड लॉ जो सबसे वो है, मतलब कि कॉमन है, ये मुझे लग रहा है आप लोग को आता होगा। कौन बताएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ये तो आसान है यार। हाँ वही है, बताओ। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बैठो, ये तो आसान है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। खत्म। यानी कि वैसे ही शॉर्ट में बोल दो, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस में एफ बी ए। खत्म, थर्ड लॉ। इसके एग्जाम्पल, ये तो आसान है यार, इसके एग्जाम्पल तो मुझे लग रहा है आप देंगे। पीछे बताओ बेटा। ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो बेटा, ठीक बोला है ना। इन्होंने क्या बोला है, कोई भी स्विमर जो होता है, स्विमिंग करने के लिए क्या होता है, पीछे की ओर पानी को धकेलेगा, तो पानी पीछे जाएगा तो उसे आगे की ओर क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, एक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं सिंपल देता हूँ, जो तुम कोई भी बॉल होगी, बॉल को जब नीचे फेंको तो बाउंस करके ऊपर आती है, आपका एक्शन रिएक्शन। जितने फोर्स से हमने बॉल को जमीन में फेंका, अर्थ ने उतना ही फोर्स लगाया तो बॉल को बाउंस मिल गया एक ऊपर आने के लिए। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एग्जाम्पल? आसान है ये तो यार, एक्शन रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल सही, क्या नाम है? स्वाति ने भी ठीक बोला, बिल्कुल सही, बैठो। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं उसे। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब, जब भी आप बंदूक चलाते हो तो देखा होगा बंदूक को यहाँ पे रखना पड़ता है आपको, बिल्कुल गिना यहाँ पे है ना, जब ट्रेनिंग होती है, क्योंकि पीछे की ओर झटका आता है उसका। तो जितनी स्पीड से गोली आई की ओर जाएगी, वो जो गोली है या बुलेट है, उतना ही फोर्स लगाई गन पे पीछे की ओर, है ना, तो इसे बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, बिल्कुल सही। चौथा बताओ कोई, एक आध और बता दो फिर खत्म करते हैं, बताओ। स्विमिंग करते हैं तो जैसे हम स्विमिंग से हाथ से पानी को पीछे करते हैं तो पानी आपको आगे ढकेलता है। बोल दिया, आगे हटाओ, बैठो बैठो, वो आ चुका है। और कोई बता रहे हो? कह सकते हैं, ठीक है, लगभग ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप लोग, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। और कुछ एग्जाम्पल में थोड़ा सा ये चीज़ें वैसे आती है ना। चलो, इसका आ जाएगा, अगला आएगा प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। रॉकेट जो होता है, रॉकेट जाता है ना आसमान में, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। तो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं जो जलती हैं आपकी, देखना कभी रॉकेट को ऊपर जाते हुए, अभी चंद्रयान 3 गया है शायद, है ना। तो रॉकेट क्या करता है, बहुत सारी गैसें निकलती है नीचे की ओर, और वो गैसें धरती को हिट करती है, अर्थ को हिट करेंगी, और हिट करने से जो दूसरा रिबाउंस फोर्स आता है, वो फोर्स से रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है आपका। तो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाकी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो भी ठीक है बिल्कुल, कि अगर हम किसी भी चीज़ को हिट करेंगे, जैसे मान लो मैं दीवारें मारूंगा, तो मुझे भी उतना फोर्स क्या होगा, हाथ पे भी महसूस होगा। तो उसमें वही है, जो चीज़ मजबूत होती है उसमें फोर्स कम लगता है, मतलब एहसास कम होता है, फोर्स तो बराबर ही लगेगा। अभी जैसे कि थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मारने में गाल में दर्द हुआ, हाथ में दर्द उतना नहीं हुआ। हाथ मजबूत है, गाल थोड़े से आपके सॉफ्ट होते हैं। क्लियर?
इसमें कोई दिक्कत? तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, टॉपिक इज इम्पल्स या आवेग। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है आप ये देख लो। ठीक है, इम्पल्स का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम पीरियड इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी कि इम्पल्स आई इज इक्वल टू होता है कोई बड़ा फोर्स जो कि आपको हिट करेगा बहुत कम टाइम के लिए, स्मॉल टी, तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। फिर से मैं बोलना चाहूँगा एक बार, इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जब कोई बहुत बड़ा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में बहुत कम समय के लिए लगता है, बिल्कुल सेकंड के हिस्से में, बिल्कुल सेकंड से भी कम, तो इसे बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, हिंदी में क्या आ जाएगा? बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगना। जैसे कि अभी मैंने थोड़े पहले बताया था, कोई फुटबॉल प्लेयर होता है, भाग भाग के आता है और लात मारता है किक पे। जब फुटबॉल पे हिट करेगा तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, बिल्कुल सेकंड का भी 10वां हिस्सा होगा वो, जबकि टच होगा दोनों का। फोर्स बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, इम्पल्स। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, इम्पल्स इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम पीरियड। क्लियर बेटा? पहला ही देखो, लिख लोगे, आगे बढ़ो। इम्पल्स आई देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, देखो फोर्स की जगह मैं लिख रहा हूँ डेल्टा पी अपॉन टी, यही तो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो मैंने फोर्स की जगह लिख दिया डेल्टा पी अपॉन टी, न्यूटन का सेकंड लॉ। इस टी से टी कट गया, तो हमारे पास बचा इम्पल्स आई इज इक्वल टू डेल्टा पी या पी टू माइनस पी वन। लिखिए, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आएगा, सिर्फ 3 नंबर का, इतना सा। यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। लिख लो चाहे, चेंज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे, प्रूव दैट इम्पल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम, प्रूफ करो, बस इतना सा करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये भी है कि जो डायमेंशन, यानी इसकी और इसकी यूनिट भी क्या होगी? सेम होगी। सेम यूनिट या सेम डायमेंशन घटती और जुड़ती हैं आपस में, तो मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन भी सेम होती है और यूनिट भी सेम होती है। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल इस चीज़ को। ठीक है बेटा? कितनी डायमेंशन लिखाई थी मैंने मोमेंटम की, याद है? एम एल टी माइनस 1, तो इम्पल्स की भी सेम होती है, ध्यान रखना। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 इंटू एम, लिखो जी। तो दिस इज इम्पल्स। इसके एग्जाम्पल एक आध तो मैंने आपको बताई दिए, बाकी इससे बचने के तरीके ज़्यादा आते हैं आपके, कि कहाँ कहाँ पे इससे बचते हैं। जैसे कि आप लोग देखना, आपकी जो गाड़ियाँ हैं, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, उनमें क्या होते हैं? शॉकर्स लगे होते हैं। शॉकर्स लगे इसलिए होते हैं कि अचानक कोई मान लो 60 की स्पीड में बाइक आ रही है और ब्रेक लगा दे, तो उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे ना आए, तो झटका लगता ना एक ही ओर, तो शॉकर जो होते हैं उस झटके को क्या करते हैं? रोक देते हैं, इम्पल्स को रोक देते हैं। एकदम से फोर्स लगेगा बहुत कम समय के लिए। ठीक है, कभी देखना जो ग्लास के आपके वो आते हैं, कभी तुम सामान मंगाना है अमेजोन से, तो ग्लास का सामान किस में आता है? थर्माकोल के अंदर आता है। थर्माकोल क्यों है? अचानक हाथ से छूट गया तो टूट फूट ना हो जाए, तो जो इम्पैक्ट आएगा उससे गिलास फूटे ना, तो इम्पल्स से बचने के लिए दोबारा से उन्हें थर्माकोल में पैक किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कई जगह तुम देखना कुछ जो बहुत स्पीड वाले जो होते हैं, मतलब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं बहुत तेज़ी से गति करती हैं, उसके अंदर लुब्रिकेंट भरा होता है या शॉक एब्जॉर्बर भरा होता है। तो लुब्रिकेंट जो होता है वो क्या करता है, अगर कोई इम्पैक्ट अचानक आ जाए तो उसे क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है आपका। ठीक है बेटा, तो बस यही आपका, तो इसलिए फ्लूइड भी रखा होता है। तो ज़्यादातर ये सारे तरीके इम्पैक्ट से या इम्पल्स से बचने के। ये क्लियर? चलो फिर आज के लिए बहुत है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कल